सोचिए जरा, एक ऐसा कानून जो एक ट्रेडिंग कंपनी को एक पूरी की पूरी सल्तनत की सरकार बना दे। एक कानून जो पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक सेंट्रल पावर के नीचे ले आए और अगले 100 सालों के ब्रिटिश राज की बुनियाद रख दे। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं 1833 के चार्टर एक्ट की। ये वो कानून था जिसने भारत में ब्रिटिश शासन का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये है वो असली दस्तावेज जिसने इंडियन हिस्ट्री का रुख ही मोड़ दिया। आज हम इसके प्रोविजंस को सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं पढ़ेंगे, नहीं, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन शब्दों ने, इन पन्नों ने ब्रिटिश इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक और लीगल स्ट्रक्चर को कैसे एक नया रूप दिया और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। तो आज के हमारे विश्लेषण का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है और हाँ, ये स्ट्रक्चर किसी भी एग्जाम में एक अच्छा जवाब लिखने में भी बहुत मदद करेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस एक्ट का बैकग्राउंड क्या था, फिर बात करेंगे पावर के सेंट्रलाइजेशन की, कंपनी का रूप कैसे बदला वो जानेंगे, और फिर देखेंगे कि कौन से बड़े कानूनी और सामाजिक सुधार हुए, और आखिर में हम इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, इस एक्ट की पृष्ठभूमि। देखिए, कोई भी कानून ना हवा में नहीं बनता, उसके पीछे हमेशा एक सोच होती है, एक माहौल होता है जो उसे शक्ल देता है, और 1833 का ये एक्ट भी बिल्कुल ऐसा ही था। तो 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन में क्या हो रहा था? वहां चल रही थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब जबरदस्त बदलाव। ब्रिटिश फैक्ट्रियों को चाहिए था ढेर सारा कच्चा माल और साथ ही अपने बने बनाए माल को बेचने के लिए एक बहुत बड़ा बाजार। और ये दोनों जरूरतें कौन पूरी कर सकता था? बिल्कुल, भारत। अब इसी इकोनॉमिक प्रेशर के साथ साथ एडम स्मिथ की एक थियरी थी, लेसे फेयर, यानी सरकार दखल अंदाजी न करे। इसी सोच ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया कि भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी की ये जो मोनोपोली है इसे खत्म करो, ताकि दूसरे ब्रिटिश व्यापारी भी इंडिया के मार्केट में उतर सकें। सच कहें तो इस एक्ट के पीछे सबसे बड़ी वजह यही इकोनॉमिक मजबूरी थी। तो ये लेसे फेयर का सिद्धांत आखिर था क्या, जिसने इतना बड़ा गेम चेंज कर दिया? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब था, सरकार को बिजनेस से दूर रखो। ब्रिटेन के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका मानना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली फ्री ट्रेड के रास्ते में एक रोड़ा है। उनका तर्क सीधा था कि अगर मार्केट सबके लिए खोल दिया जाए तो इससे ब्रिटेन की इकोनॉमी को और भी ज्यादा फायदा होगा। बस इसी प्रेशर के चलते कंपनी के व्यापार वाले पंख काट दिए गए। अब आते हैं इस एक्ट के सबसे बड़े और सबसे क्रांतिकारी पहलू पर, और वो था पावर का सेंट्रलाइजेशन। अंग्रेजों को यह बात समझ आ चुकी थी कि इंडिया जैसे विशाल देश पर अगर ठीक से हुकूमत करनी है तो बिखरी हुई ताकतों से काम नहीं चलेगा। एक मजबूत सिंगल कमांड सेंटर चाहिए, और इस एक्ट ने बिल्कुल यही किया। इसने भारत में ब्रिटिश राज को एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर में तब्दील कर दिया। देखिए, इस एक्ट से पहले ना बॉम्बे और मद्रास जैसी प्रेसिडेंसियों के पास काफी हद तक आजादी थी, वो अपने कानून खुद बना सकती थीं। लेकिन 1833 के एक्ट ने इस पूरे सिस्टम को जड़ से खत्म कर दिया। तो सवाल ये है कि ये सेंट्रलाइजेशन किया कैसे गया? इसके 3 बड़े स्टेप्स थे। स्टेप 1, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों को सीधे सीधे बंगाल के अंडर कर दिया गया। स्टेप 2, कानून बनाने की जो उनकी अपनी पावर थी वो उनसे छीन ली गई। और स्टेप 3, कानून बनाने की सारी पावर एक सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी को दे दी गई। अब इस नई सेंट्रल पावर का एक चेहरा भी तो होना था, है ना? तो एक नया पद बनाया गया जो इस सेंट्रलाइज्ड रूल का सिंबल बना, और वो चेहरा था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद अब खत्म, वो अब इतिहास का हिस्सा था। समझिए, ये सिर्फ एक टाइटल चेंज नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब पूरे ब्रिटिश इंडिया पर एक ही शख्स की हुकूमत होगी। पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरे सबकॉन्टिनेंट की सिविल और मिलिट्री कमांड दोनों एक ही इंसान के हाथों में आ गई थी। वो अब इंडिया में सबसे ताकतवर इंसान बन चुका, और इस बेहद पावरफुल नई पोस्ट को संभालने वाले पहले शख्स थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इन्हीं के साथ इंडिया में सेंट्रलाइज्ड ब्रिटिश रूल के एक नए दौर का आगाज हुआ। अब देखिए, एक तरफ तो पावर को सेंट्रलाइज किया जा रहा था, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की पहचान भी पूरी तरह से बदल रही थी। वो अब सिर्फ व्यापारियों की एक कंपनी नहीं रही, वो अब शासकों की एक संस्था बन गई थी। तो ये बदलाव आखिर कितना बड़ा था, चलिए जरा तुलना करके देखते हैं। 1833 से पहले कंपनी एक ट्रेडर थी जो साथ साथ राज भी करती थी। उसका मेन मकसद था प्रॉफिट कमाना, खासकर चीन के साथ चाय के बिजनेस पर अपनी मोनोपोली से। लेकिन 1833 के बाद उसका ये व्यापारी वाला चूल्हा पूरी तरह उतर गया। अब वो सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, एक ऐसी सरकार जो ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्टी यानी एक प्रतिनिधि के तौर पर भारत पर राज कर रही थी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। बिजनेस तो खत्म कर दिया गया, पर कंपनी को इंडिया पर राज करने का लाइसेंस अगले 20 सालों के लिए और दे दिया गया। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार उस वक्त इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट संभालने के लिए तैयार नहीं थी।
उन्होंने कंपनी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना जारी रखा, एक ऐसा टूल जो अब ब्रिटिश क्राउन के एक ट्रस्टी के तौर पर उनके फायदे के लिए इंडिया पर हुकूमत कर रहा था। अच्छा, तो ये एक्ट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड के बारे में ही नहीं था। नहीं, इसने भारत में लीगल और सोशल रिफॉर्म्स की भी बुनियाद रखी, ऐसे सुधार जिनका असर आज भी महसूस किया जाता है। पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड कोशिश की गई कि भारत के जो अलग अलग और उलझे हुए कानून थे, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और ना जाने कितने स्थानीय रीति रिवाज, उन सबको एक सिस्टम में लाया जाए। इसी काम के लिए एक लॉ कमीशन बनाया गया। इसका मकसद था इंडियन लॉज को कोडिफाई करना, मतलब उन्हें ठीक से लिखना और एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना। और इस बड़े काम की जिम्मेदारी दी गई लॉर्ड मैकाले को, जिन्हें पहला लॉ मेंबर बनाया गया। और ये मैकाले की ही सोच थी जिसने आगे चलकर इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी और सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी जैसे कानूनों की नींव रखी। इस एक्ट का एक आर्टिकल 87 थ्योरी में तो एक मील का पत्थर था। इसने वादा किया कि सरकारी नौकरियों में किसी भी भारतीय के साथ उसके रंग, जन्म या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यह बराबरी का एक बहुत बड़ा वादा था, लेकिन यहां थ्योरी और प्रैक्टिस में जमीन आसमान का फर्क था। हकीकत में ऊंचे पदों पर भारतीयों को पहुंचने में दशकों लग गए। फिर भी इस आर्टिकल ने भविष्य में इंडियन नेशनलिस्ट को भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए एक लीगल हथियार जरूर दे दिया था। इस एक्ट ने भारत में गुलामी यानी स्लेवरी को खत्म करने के लिए भी एक साफ साफ निर्देश दिया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को यह ऑर्डर दिया गया कि वो गुलामों की हालत सुधारने और इस प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कदम उठाएं। और इस निर्देश का असर भी हुआ। ठीक 10 साल बाद 1843 में लॉर्ड एलनबरो की टाइम पर भारत में दास प्रथा को कानूनी तौर पर खत्म कर दिया गया। ये 1833 के एक्ट का एक डायरेक्ट और पॉजिटिव नतीजा था। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस एक्ट का भारत पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ा? इसकी लेगेसी क्या है जिसे आज भी समझना जरूरी है? तो कुल मिलाकर इस एक्ट की विरासत क्या रही? अगर शॉर्ट में कहें तो इसने एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी की नींव रखी जो आजाद भारत को विरासत में मिली। इसने ब्रिटिश रूल के कैरेक्टर को एक ट्रेडर से एक रूलर में बदल दिया। इसने एक यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम की शुरुआत की। और हां, इसका एक बहुत ही जरूरी और नुकसानदेह नतीजा यह भी हुआ कि इसने ब्रिटिश नागरिकों को इंडिया में बेरोक-टोक बसने और जमीन खरीदने की इजाजत दे दी। इसी वजह से नील और चाय के बागानों जैसे एक्सप्लॉयटेटिव इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिला और कॉलोनलिज्म की जड़ें और भी ज्यादा गहरी हो गई। तो आखिर में यह सवाल सोचने पर मजबूर करता है, 1833 के एक्ट के तहत पावर का ये जो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हुआ, उसने आने वाली सदी में भारत में ब्रिटिश राज के लिए आखिर किस तरह का स्टेज तैयार किया? सच तो यह है कि यह वही बुनियाद थी जिस पर ब्रिटिश राज की पूरी इमारत खड़ी की गई। एक ऐसी इमारत जिसके अच्छे और बुरे दोनों ही नतीजे आज भारतीय इतिहास का एक अटूट हिस्सा है।